नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके भी इस महीने एग्जाम होने वाले हैं KVS PRT, TGT या PGT का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी नवोदय विद्यालय, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे DSSSB के जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैप का भी यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और ऑप्शन डी है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा माना गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैप में। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक, ये भारत का मैप है, तो भारत के इधर से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, ये जो सीधी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो ये रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और यही भारत का मानक समय रेखा है। ये रेखा आपके भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये 5 राज्यों से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसको क्रम से याद करने का सबसे आसान ट्रिक है, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, जहाँ पर उत्तर से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मधुमक्खी से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्ता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उड़ाया से हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ाया से उड़ीसा और अंधे से आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर एग्जाम में कर्क रेखा से प्रश्न आता है तो उसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ मैप में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर क्रम पूछे पश्चिम से पूर्व का, ठीक है, पश्चिम से पूर्व का, तो पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, यानी कि स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 26। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25, यानी भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 नवंबर और ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो दोस्तों, 25 नवंबर को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। वहीं बात करें 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाते हैं। पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, यानी पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक, यानी प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो दूसरा दिवस मनाते हैं इस दिन वो है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक, दोनों याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। बहुत से लोग प्रधानमंत्री मारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसका आंसर नहीं होगा। भारत का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, और अगर पूछे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन,
ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो कानून के तहत यह आंदोलन किया था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में यह आंदोलन किया गया था और करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था वो इसी आंदोलन में दिया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे जब उग्र प्रदर्शन होने लगे तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मैसूर में और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। तो अगला प्रश्न है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी, यानी बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हिमा दास, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है पीटी उषा और ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीटी उषा। पीटी उषा को ही उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है नैनीताल और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों अगर सबसे प्राचीन की बात होगी तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगर बात होगी सबसे नए वेद की तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गद्य एवं पद्य का वेद है तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को ही गद्य एवं पद्य का वेद कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि संगीत का जनक कौन सा वेद है तो संगीत का जनक है सामवेद। ठीक, सामवेद संगीत का जनक है। अगर प्रश्न पूछे कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति किस वेद में कहा गया है तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोना, श्राप, वशीकरण इन ऐसे मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है ट्राम्बे मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात की जाएगा इसरो की। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी आंदोलन के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे कि किस आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी तो आपका जवाब होना चाहिए 1928 के बारदोली आंदोलन के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है अंगद देव और ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहीं बात की जाए अगर सिख धर्म के संस्थापक की तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। तो अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी। किरण बेदी हैं ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं बात करें सरोजिनी नायडू की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, तो इनको चारों को आप याद रखेंगे, चारों महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, यानी कि कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं जो कथक था, कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कथक जो है ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है पोलो और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, यानी चाइनामैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रश्न और था, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक हरेला हरेली उत्सव है। ठीक है, हरेला और एक है हरेली, हरेला और हरेली। तो आपको ये याद रखना है हरेली। ठीक, जो हरेला है ये आपका उत्तराखंड का है और जो हरेली है ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक, ये दोनों याद रखना है, हरेला और हरेली। हरेला आपका उत्तराखंड का और हरेली आपका छत्तीसगढ़ का ये उत्सव है। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है और ये प्रश्न बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा, यानी ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है सिलोन, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर और ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र, यानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, वहीं श्रीलंका का पूछे तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो आपका सिलोन था। अगला प्रश्न है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी, यानी आगा खा कप जो है इसका संबंध हॉकी खेल से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, यानी भारत का नागालैंड जो राज्य है इस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, यानी बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए काजीरंगा अभयारण्य तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा अभयारण्य जो है ये असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो आज का लास्ट प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है ए.ओ. ह्यूम। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। जो ए.ओ. ह्यूम है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। तो अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने 1885 में मुंबई में, ठीक, कहाँ पर, तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, किसने? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में मुंबई में, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इन्होंने 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब बात करते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष की। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर बात हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि बहुत लगभग 6 साल तक, ठीक है, लगभग 6 साल तक ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो दोस्तों आज हम लोग जो 25 क्वेश्चन हैं
उसको कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम लोग पार्ट 1 में 70 प्रश्न कर लिए थे, आज हम लोगों ने 25 से अधिक प्रश्न किए, ठीक है। और 2-3 दिन के अंदर में हम लोग 100-150 प्रश्न करके लगभग 500 जो प्रश्न हैं, ठीक है, 500 से अधिक ही प्रश्न हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। और ये 500 प्रश्न जो हैं ये आपके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में आप। तो लगभग 3-4 दिन में हम लोग 500 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।